हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज हम क्लास 10th की एसएसटी का जो एस्पेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी एजुकेशन, इस टेक्स्ट बुक का जो हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं उसका ये थर्ड वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने इस चैप्टर की 2 वीडियोस जो है वो अपलोड करी हैं, जिसको आप लोग जो है वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, ठीक है। बुक में थोड़ी सी जो है वो मिस टाइपिंग हुई है, जहाँ जहाँ पे मिस टाइपिंग हुई होगी वहाँ मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो टॉपिक क्या है? सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं 60% जो लैंड एरिया है हमारा कंट्री का वो सस्पेक्टेबल है सेस्मिक हैजार्ड से, ठीक है। दैट मीन्स अर्थक्वेक की वजह से जितना भी डैमेज होता है वो सब चीज़ें जो है वो डैमेज सब जो है वो हमारी कंट्री के अंदर देखा गया है। हिस्ट्री जो है अर्थक्वेक की हमारी कंट्री के अंदर जो हिट हुआ होता है या अर्थक्वेक जो हमारी कंट्री में आता है तो वो रिसेंटली नहीं हम लोग देख रहे हैं। इसका जो इफेक्ट है या ये जो अर्थक्वेक्स जो हैं ये हम काफ़ी टाइम पहले से देख रहे हैं। अब अर्थक्वेक किसी इंसान की जान नहीं लेता है, जान क्या लेती हैं? अनसेफ बिल्डिंग्स, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से कोई नहीं मरता है, बल्कि जो बिल्डिंग्स हम प्रॉपरली नहीं कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी वजह से जो डैमेज होता है उसकी वजह से लोगों की जान जाती है। जम्मू कश्मीर जो है वो सेस्मिक जोन 4th और 5th में फॉल करता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो अर्थक्वेक डिज़ास्टर का देखने को मिलता है। आज की डेट तक हम लोग अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ना ही आने वाले टाइम पे अर्थक्वेक डैमेजेस को अवॉइड कर सकते हैं, बट हम लोग जो है वो प्रिपेयर रह सकते हैं। हम लोग सेफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे हम लोग डैमेज और लॉस के एक्सटेंट को क्या कर सके, कम कर सके। इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम लोगों को एलिमेंट्री मतलब बहुत प्राइमरी नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से हमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, किस तरह से हमें डिज़ाइन करना चाहिए बिल्डिंग्स को, ताकि वो अर्थक्वेक को रेसिस्ट कर सके। इन्हीं डिज़ास्टर रेजिस्टेंस प्रैक्टिसेस को यूज़ कर कर बहुत सारे लोग जो हैं, थोड़ा बहुत उनको जो है वो खर्चा हज़ारों का पड़ सकता है एक्स्ट्रा, बट डेफिनेटली ये किसी एक फैमिली की मेंबर की जान से ज़्यादा प्रीशियस नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें कुछ पैसे जो है, कुछ हज़ारों के खर्चा और बढ़ सकता है, लेकिन वो जो हज़ारों का खर्चा जो बढ़ेगा उससे किसी इंसान की जान ज़्यादा कीमती नहीं हो सकती, ठीक है। इसी के साथ साथ ये चैप्टर हमें जो है वो आइडिया भी देगा कि किस तरह से हमें अपना ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्ट करना है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है 1 मार्क में, ठीक है, बोर्ड में। तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने कुछ गाइडलाइंस पब्लिश करी हैं डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डिज़ास्टर रेजिस्टेंस बिल्डिंग में। ये जो गाइडलाइंस है आप इस लिंक पे जाके क्लिक करके देख सकते हो। अब आगे टॉपिक है व्हाट कॉजेज डैमेज टू द बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स को कौन सी जो कारण है वो डैमेज करते हैं, मतलब बिल्डिंग्स किस वजह से डैमेज होती हैं। तो अर्थक्वेक जो है वो किसी भी एरिया को हिट करता है। अर्थक्वेक वेव्स जो है वो सभी डायरेक्शंस में मूव करती हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड में शेकिंग होती है। ग्राउंड शेक जो है डिक्रीज करता है एपिसेंटर को, ठीक है। अब एपिसेंटर कहाँ है? मेन पॉइंट जहाँ पे क्या होता है, अर्थक्वेक हिट कर रहा होगा, उसको एपिसेंटर बोला गया है। इसी के साथ ग्राउंड शेकिंग जो है वो सॉफ्ट सॉइल में इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ग्राउंड में रप्चरिंग होना शुरू हो जाती है। रप्चरिंग मतलब क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये शेकिंग लिड्स जो है रप्चरिंग करता है ग्राउंड में और बिल्डिंग्स में क्रैक आना शुरू हो जाते हैं। मैग्नीट्यूड और जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक का वो इतना ज़्यादा हाई रहता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें लोग रह रहे होते हैं। जब बिल्डिंग्स ट्रैप्ड होंगी तो ऑब्वियसली इंजरी या फिर डेथ जो है वो देखने को मिलेगी। अर्थ जो है जब वो अपनी जगह से थोड़ा मूवमेंट करना शुरू करेगा, ठीक है, क्योंकि जब शेकिंग होगी तो अर्थ की वाइब्रेशनल वेव्स की वजह से अर्थ जो है वो कभी फॉरवर्ड कर रहा है, कभी बैकवर्ड कर रहा है, और अर्थ के ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी होंगी उसमें भी मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। जब बिल्डिंग्स में मूवमेंट होगी, अर्थ में मूवमेंट होगी, तो ऑटोमेटिकली जो अपनी पोजीशन जो बिल्डिंग ने प्लेस करी होगी उसमें भी शफलिंग देखने को मिलेगी, और जो लोअर पार्ट है बिल्डिंग का वो अर्थ सरफेस से मूव करना शुरू कर देगा और अपर पार्ट भी
अलग तरीके से मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से जो है वो बिल्डिंग अपनी शेप से बाहर हो जाएगी। ग्रेजुअली जो अपर पोर्शन है वो बॉटम पोर्शन को कैच करने की कोशिश करेगा, लेकिन अर्थ की मूवमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि वो आपस में एक अपनी सेम पोजीशन पे नहीं आ पाएंगे, पोजीशन में या डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू कर देंगे। जिसकी वजह से टू एंड फ्रो मूवमेंट जो है वो कारण बनेंगी क्रैक्स और कोलैप्सिंग ऑफ अ बिल्डिंग का। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है बिल्डिंग्स का, देखो शेक हो रहा है अर्थ, जिसकी वजह से पहले इस तरह से थी बिल्डिंग, इस तरह से बिल्डिंग थी, फिर बाद में इस तरह से और फिर इस तरह से। जैसे जैसे शेकिंग होता रहेगा बिल्डिंग का, वैसे वैसे मूवमेंट जो है बिल्डिंग का वो भी देखने को मिलेगा। टॉल बिल्डिंग्स का भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, टॉलर बिल्डिंग्स जो है शेकिंग की वजह से, शॉर्ट बिल्डिंग्स जो है शेकिंग की वजह से वो किस तरह से है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। मूवमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। उसके बाद है सेफ्टी मेजर्स, हम लोगों को क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए ताकि हम लोग जो है वो क्या कर सके, अर्थक्वेक से अपने आप को बचा सकें। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग का रहेगा वो ये रहता है कि बिल्डिंग्स का कोलैप्स ना हो अर्थक्वेक के टाइम पे। जब बिल्डिंग्स ही कोलैप्स नहीं होंगी तो लोगों की लाइफ का जो रिस्क है, मतलब लॉस होने का, वो बच सकता है। कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन की वक्त बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, कुछ जो यहाँ पे पॉइंट्स बताए गए हैं वो आप देख सकते हैं। और जोन 4th और 5th में हमें बिल्डिंग्स जो है वो इसी तरीके से बनानी चाहिए जैसे कि एनडीएमए ने गाइड करा है। तो सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहता है सेफ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए। ठीक है, जब भी कभी भी घर बनाएं तो सबसे पहले वहाँ पे सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवाएं। उसके बाद बिल्डिंग जो है वो हमेशा सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान में होनी चाहिए। लॉन्ग वॉल्स जो हैं वो सपोर्ट करेगा रीइंफोर्स कंक्रीट कॉलम्स को। ठीक, इसी के साथ साथ कहने का ये मतलब है जो बड़ी बड़ी दीवारें होंगी ना वो क्या करेंगे, कॉलम्स को जो ये सीमेंट की दीवार होगी वो सपोर्ट करेंगी, सो दैट के शेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। बिल्डिंग्स प्लान्स आपको किस तरह से रखने हैं, TU, L और X में अभी दिखा भी देती हूँ। इस तरह से आप लोग जो है वो बिल्डिंग प्लान्स को क्या कर सकते हैं, प्रेफरेबली सेपरेटली इनको आपको क्या करना है, बनाना है और गैप्स रखने हैं इनके बीच में। जैसे भी कोई भी बिल्डिंग आप बना रहे हैं ना, बिल्डिंग के बीच में गैप्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं। डोर्स और विंडोज जो हैं वो वॉल्स की ओपनिंग में रखने हैं और स्मॉल छोटे छोटे रखने हैं और सेंट्रली लोकेटेड होने चाहिए। जैसे ही आप लोग घर बना रहे हैं तो वॉल्स और डोर्स सेंटर में होने चाहिए। ठीक है, लाइक दिस, इससे सपोर्ट रहेगा। उसके बाद ओपनिंग जो है किसी भी रूम की, घर की, वो ज़्यादा वॉल एज पे नहीं होना चाहिए। जैसे ये घर है ना तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, एज पे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एज लेवल पे। ठीक है, सेंटर में होना चाहिए, पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। मटेरियल जो भी आप यूज़ करेंगे और क्वालिटी जो भी होगी मटेरियल की वो प्रॉपरली अच्छी होनी चाहिए। सेस्मिक बैंड्स, प्लिंथ, डोर, विंडोज एंड लिंटल। लिंटल मतलब आप कह सकते हैं भीम, ये बनाने ही बनाने हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब भी घर बनाए जाते हैं उसमें भीम खड़े किए जाते हैं, पिलर्स बनाते हैं। ठीक है, प्लंथ भरे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपने रखना है। सेस्मिक बैंड जो है रेव लेवल नहीं है, ये जो है ये है ईव लेवल। आप इसको कह सकते हैं कि किस तरह से होगा, लाइक दिस। हम लोग बचपन में घर बनाते थे ना, इसमें स्लोपिंग रूफ रहेगा एक तरफ से और इस तरह से हमें यहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आयरन मेटल यूज़ करना होगा। वर्टिकल स्टील बार जो है कॉर्नर टी जंक्शन ऑफ वॉल्स में हमें यूज़ करना है। एजिस और कॉर्नर जो है स्टील बार्स के वो बेंडेड होने चाहिए और बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए। एजिस जहाँ पे भी, यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा ना, थोड़ा थोड़ा स्पेस रख के हमें बनाना है। ठीक है, जितना भी अरेंजमेंट सेस्मिक रीइंफोर्सिंग बिल्डिंग्स के लिए बनाना है वो यहाँ पे आपको बताया गया कि किस तरह से आपको बिल्डिंग्स को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, सो दैट के वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो सके। यहाँ पे ये सेस्मिक बैंड्स, प्लंथ लेवल, लिंटल बैंड, ईव बैंड सबके बारे में बताया हुआ है कि कैसा होना चाहिए। सेस्मिक बैंड्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे रीइंफोर्स कंक्रीट में, ठीक, या फिर टिम्बर में। प्रॉपर प्लेसमेंट और कंटिन्यूटी होनी चाहिए बैंड की, बहुत ज़रूरी है। ये जो बैंड्स हैं, ठीक, ये इनको हमें मतलब बांधना है बेल्ट से या रिंग से। सेस्मिक बैंड्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे डिफरेंट तरह के लेवल्स। ठीक है,
जैसे प्लंथ भरना, ये बैंड प्रोवाइड करता प्लंथ लेवल वॉल्स के ऊपर। जब भी हमें वॉल्स की फाउंडेशन करनी होती है तो ये ज़मीन पर, ठीक है, क्या बनाया जाता है, वॉल, ये प्लंथ भरे जाते हैं। ये सॉइल चेक करता है, सॉइल सॉफ्ट है कि नहीं, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की सिटीज़ में ये लोग चेक करके करते हैं। उसके बाद लिंटल बैंड जो है ये प्रोवाइड करता है डोर विंडो लिंटल लेवल में इंटरनल एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडल क्रॉस वॉल्स, मतलब सेंटर में, ठीक है, इसका यूज़ किया जाएगा, मतलब बीम्स बनाए जाते हैं। ईव बैंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है टॉप वॉल्स। अभी मैंने आपको बता दिया ना, इस तरह से घर बनाए जाते हैं जो जिसमें स्लोपिंग रूफ्स रहते हैं, वहाँ पे इसको एजिस को बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, बाइंड अप किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, एल शेप, टी शेप बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देखिए मैनेजमेंट बताया हुआ है किस तरह से मेशनरी डबल स्टोरी बिल्डिंग्स की मैनेजमेंट करनी है। सीन्स जो डिस्ट्रक्शन के, मतलब मुजफ्फराबाद में जो अर्थक्वेक हुआ था उसके सीन्स डिस्ट्रक्शन के आज भी आप लोगों की मेमोरी में होंगे। लेकिन कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करी गई थी ट्रेडिशनल डिज़ाइन से और लोकल मटेरियल से, जिसके अंदर आपको कोई भी डैमेज देखने को नहीं मिला था जब 2005 में क्या हुआ था, अर्थक्वेक हिट हुआ था। 2 ट्रेडिशनल फॉर्म्स जो हैं कंस्ट्रक्शन के कश्मीर के अंदर, धज्जी दीवारी और तख्त, इनमें किसी भी तरह की दरार, रप्चरिंग नहीं देखी गई थी, ना ही किसी तरह का क्रैक्स देखा गया था। ये जो ट्रेडिशनल हाउसेस हैं ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शंस को देखकर ही बनाए गए हैं, और ये उस टाइम के पीरियड में जब 2005 में मुजफ्फराबाद के अंदर बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, उस टाइम पे भी ये बिल्डिंग्स को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। 10 दीवारी जो है वॉल कंस्ट्रक्ट करी जाती हैं हॉरिजेंटल, वर्टिकल या डायगोनल टिम्बर्स के साथ। आपको नीचे यहाँ पे पूरा ये देखिए पिक्चर्स दी गई हुई हैं, धज, दीवारी और तक किस तरह से जो है बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। इसी के साथ साथ जो है जब इसकी वॉल्स बनाई जाती हैं, इसकी वॉल्स हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल बनाई जाती है। लकड़ का भी यूज़ किया जाता है और इनकी ब्रिक्स में जो है वो लाइम मोर्टार भरा जाता है, ठीक है, चूना वगैरह भरा जाता है। तक में या टिम्बर लेस्ड कंस्ट्रक्शन में बड़ी बड़ी लकड़ जो है वो गांठे करके, मतलब बहुत सारी लकड़ को जोड़कर क्या किया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है और मेसनरी वॉल्स में, फ्लोर्स और विंडोज़ में डाला जाता है और इनको वॉल्स और कॉर्नर्स में जोड़ा जाता है। इसी के साथ 10 दीवारी और तक कंस्ट्रक्शन जो है ये लोकली अवेलेबल मटेरियल से बनाई जाती हैं। ओरिजिनली डेवलप्ड वैली ऑफ कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी ये, और ये बिल्डिंग्स जो हैं इनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। टेक्निक्स, दोनों टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं घरों की पकड़ को बनाए रखने के लिए। इवन इस तरह का शिफ्टिंग या मूवमेंट होगा तो इनको किसी भी तरह का नुकसान देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ ये जो वुडन फ्रेमवर्क है सेस्मिक बैंड्स की तरह काम करता है और बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देता है उन एरियाज़ में जहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ वुड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पसेस इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल। दैट मीन्स जब हम लोग घर बना रहे हैं तो जो वुड की अवेलेबिलिटी है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। हम लोग यूज़ कर सकते हैं कंक्रीट बैंड्स का यूज़ कर दैट मीन्स कि अगर हमारे पास हम वुड्स नहीं खरीद सकते हैं तो जो भी हम मसाला वगैरह लेके आए हैं उसको हम इनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट्रोफिटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स। रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या हो गया, रेट्रोफिटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को फर्निश करना नए या फिर मॉडिफाइड तरीके से। जब उनको बनाया गया था, जब किसी भी बिल्डिंग को बनाया गया उस टाइम पीरियड में वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो आज के टाइम पे अवेलेबल हैं, तो उसको रेट्रोफिट करना, दोबारा से फर्निश करना, मॉडिफाई करना इन सिंपल लैंग्वेज। बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं है जब उनको बनाया गया था। ये जो बिल्डिंग्स हैं ये उस टाइम पे जो है अर्थक्वेक को देखकर नहीं बनाई गई थी, लेकिन अब इनकी रेट्रोफिटिंग करी गई है। रेट्रोफिटिंग का मतलब क्या है, प्लंथ्स डालना, वर्टिकल बैंड, हॉरिजेंटल बैंड्स, लिंटल बैंड्स मतलब भीम वगैरह डालना। रेट्रोफिटिंग जो है ये 5 से 10% जितना भी खर्चा आया होता है उसका 5-10% एक्स्ट्रा खर्चा इस पर करना पड़ता है, लेकिन इससे बिल्डिंग्स जो हैं, जो अनसेफ बिल्डिंग्स हैं वो रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स बन जाती हैं। अब ब्रिक्स की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो कलर जो है ब्रिक्स का वो रेडिश ब्राउन होना चाहिए, यूनिफॉर्म, मतलब बिल्कुल एक लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक तरफ से ब्रिक ऐसी है तो एक तरफ से ऐसी जा रही है, बिल्कुल यूनिफॉर्म लेवल में होनी चाहिए। एजेस जो है वो शार्प, स्ट्रेट और राइट एंगल्स को फेस करने चाहिए। वाटर ऑब्जॉर्प्शन होना चाहिए और वाटर ऑब्जॉर्प्शन सिर्फ 20% से भी कम होना चाहिए। 24 आवर्स उसको अगर हमने पानी में रखा है तो सिर्फ 20% या 20% से कम पानी वो ऑब्जॉर्ब करनी चाहिए, तभी हम जाके करेंगे कि वो ब्रिक जो है वो क्वालिटी लेवल की है।
5% से ज़्यादा ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। ब्रिक को अगर आप 60 सेंटीमीटर की हाइट से फेंक रहे हैं तो वो टूटनी नहीं चाहिए। अब क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वाटर का कैसा रहता है, कभी भी पानी जो है वो बिना मेजरिंग के नहीं डालना है। एक मार्क्ड बकेट रखनी है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर कर पानी को सीमेंट में डालेंगे। सॉल्ट वाटर कभी भी यूज़ नहीं करना है। जो हम लोग पोर्टेबल वाटर यानी कि जो हम ड्रिंक करते हैं, जो हम पानी ड्रिंक करते हैं, वही लेवल पीएच लेवल का पानी हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। अब सीमेंट कैसा रहना चाहिए, तो सीमेंट को आप एक क्लोज रूम में स्टोर करके रखें। 150 जो है फ्लोर पे, मतलब आप वाटरप्रूफ प्लेटफॉर्म रखें और उससे ऊपर ही क्या रखें, सीमेंट्स को रखें। 6 बैग्स के ऊपर ही, मतलब मिनिमम जो है वो 6 बैग्स ही रखने हैं, ठीक है। जैसे हम रखते हैं ना बैग्स के ऊपर बैग्स, बड़े बड़े स्टोर्स में अगर आप चले जाएंगे तो आपको वहाँ पे बड़ी बड़ी जो लाइंस है वो देखने को मिलेंगी, लेकिन मिनिमम आपको मैक्सिमम जो है वो आपको 6 बैग्स ही रखने हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है वो फॉलो करना चाहिए। क्या होता है, कई बार हम ना एक बार हमने नीचे सारी सीमेंट्स रख दी, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर भी और ले आए, फिर हम क्या करेंगे और ऊपर ले आए, तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे सबसे ऊपर होगी उसी को हम यूज़ करेंगे, फिर इसको जो सबसे पहले लेके आए थे उसको सबसे लास्ट में। तो ये नहीं करना है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो आप सबसे पहले लेके आए थे उसी को आप क्या करें, यूटिलाइज करें सबसे पहले। उसके बाद डैम्पनेस जो है वाटरप्रूफ कवर देकर रोकें, ठीक है। होता है ना सीलन सी लग जाती है, उसको बचाने के लिए वाटरप्रूफ कवर रखें उन सीमेंट्स पे। डेट, मंथ और ईयर जो है मैन्युफैक्चरिंग बैग के ऊपर वो देखें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि सीमेंट कितना फ्रेश है। जब आप सीमेंट को रब करेंगे तो वो थोड़ा सिल्की टेक्सचर देना चाहिए। जब आप सीमेंट के अंदर अपना हाथ डालेंगे, अगर आपको चिलीनेस फील हो रहा है तो दैट मीन्स वो क्या है, सीमेंट खराब है। वार्मथ इंडिकेट्स दैट हाइड्रेशन जो है, हाइड्रेशन मतलब पानी का लेवल जो है वो उसमें आना शुरू हो गया और सीमेंट जो है वो पुरानी हो गई है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे करना है डिजास्टर्स के टाइम पे, तो यूनिवर्सिटी टीचर का यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी टीचर जो भी था उन्होंने बोला कि 8 अक्टूबर 2005 में सुबह 9:20 पे जब मैं मुजफ्फराबाद में अर्थक्वेक हिट हुआ तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के गेट के बिल्कुल सामने खड़ा था अपने गेस्ट के साथ। मैंने देखा जो पार्क्ड व्हीकल्स हैं वो एक एक मीटर जो है कभी राइट कभी लेफ्ट जो है वो मूव कर रहे हैं। बहुत बड़ा अर्थक्वेक था और मैंने ट्राई करा कि मैं अपने घर पे मोबाइल फ़ोन के थ्रू इंक्वायर कर दूं सिचुएशन के बारे में, लेकिन किसी का भी कॉल उस टाइम नहीं लगा, ना ही रिस्पॉन्ड कर पाया, ना ही इवन मैसेज जो है वो मैं दे पाया क्योंकि नेटवर्क बिजी बता रहा था। डिज़ास्टर के बाद हर कोई जो है वो अपनी सेफ्टी अपने नियर और डियर वंस को बताने की कोशिश करता है, बट कई बार ऐसा होता है कि कॉल नहीं लगता, पीपल जो है वो रिलेटिव्स तक मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू नहीं पहुंच पाते। मोबाइल की वजह से और टेलीफोन कॉल्स जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो हैं वो कंजेस्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अनेबल होते हैं कम्युनिकेट करने में। कंजेस्टेड का मतलब होता है बिजी आना, ठीक है। अब किस तरह से कम्युनिकेट करना है डिज़ास्टर के टाइम पे और डिज़ास्टर के बाद, तो कॉल करें 100 पे, 101 पे। अगर आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 100 और 100 नंबर पे। ये भी आपको 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जितनी भी डाटाबेस सर्विसेज होती हैं जैसे टेक्स्ट करना, ईमेल करना, इसमें आपको कंजेशन देखने को मिल सकता है क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने नियर एंड डियर वंस को, बट जिसकी वजह से क्या होता है, नेटवर्क जो है वो कंजेस्ट हो जाता है, बिजी हो जाता है और ये काम नहीं हो पाता। सो नॉन इमरजेंसी कम्युनिकेशंस के लिए आप इन सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। नहीं भी अगर आप कॉल पे आपकी बात हुई है या जिससे भी बात हो रही है तो कोशिश आप ये करें कि उनको सिर्फ ब्रीफली ही डिस्कस करें, शॉर्ट शॉर्ट में बताएं। ये नहीं है कि आप कहानियों में लग जाएंगे, वाइटल इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कॉल नहीं लग पाई है, ठीक है, तो आप 10 सेकेंड्स वेट कर लीजिए और फिर से रीडायल करें क्योंकि कई बार नेटवर्क बिजी होने की वजह से कॉल नहीं लग पाती है। अपने फ़ोन की बैटरी जो है उसको बचा कर रखें। लोकल रेडियो स्टेशंस पे सुनते रहें। अगर आप गाड़ी में हैं, ठीक है, अगर आप अपनी कार में हैं तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ अलर्ट्स को आप क्या करें, लगा कर रखें और उनको सुनते रहें। और अगर आप घर पे हैं तो लोकल टीवी चैनल और रेडियो स्टेशंस को सुने। जैसे ही डिज़ास्टर में आप फंस जाते हैं या किसी भी तरह का डिज़ास्टर हिट होता है तो उस टाइम पे मोबाइल सर्विसेज को कम से कम यूज़ करें और किसी की जान बचाने की कोशिश करें। कम्युनिटी का क्या रोल रहता है?
कम्युनिटी का जो है, कम्युनिटी जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल मैकेनिज्म बन के सामने आता है डिज़ास्टर्स के टाइम पे। डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन कम्युनिटी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, या कम्युनिटी लीडर्स जो हैं वो देमसेल्स खुद ब खुद चुने जाते हैं और वो किसी भी डिज़ास्टर से पहले अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं डिज़ास्टर्स के बाद में भी। कम्युनिटी लीडर्स जो हैं वो नोडल बॉडी एज अ काम करते हैं। नोडल बॉडी यानी कि एक रियल बॉडी की तरह काम करते हैं किसी भी डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए। जो मेन एम है कम्युनिटी का वो ये है कि लोगों को अवेयर करना, इन्फॉर्म करना, अलर्ट करना, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना और लोगों को पार्टिसिपेट करवाना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, जो एनजीओज़ के थ्रू क्या किया जाता है, परफॉर्म एजेंसीज या प्रोग्राम्स परफॉर्म किए जाते हैं, या गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट करे जाते हैं। अवेयरनेस और ट्रेनिंग देना कम्युनिटी को, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका, कम्युनिटी का। ठीक है, लोगों को अवेयर करना, उनको ट्रेन करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी जो है वो क्या करती है, ऐसे एरियाज़ जो कि डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे लोगों को अवेयर करती है और ट्रेन करती है। इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो कम्युनिटी का रोल यही है कि किसी भी डिज़ास्टर को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, और जितनी भी एनजीओज़ के थ्रू प्रोग्राम्स इनिशिएट करे जाते हैं वहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया जाए, इन्फॉर्म करा जाए कि जो भी एरिया में डिज़ास्टर होता है तो वहाँ पे किस तरह से उनको सेव करा जा सकता है, जो लोग डिज़ास्टर में इफ़ेक्ट होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जितना भी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है वो लास्ट वीडियो में मैं इसको कंप्लीट कर दूंगी। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।